अतिथि देवो भव ये हमारे देश में कहा जाता है, लेकिन अगर हम उस अतिथि का सत्कार ही ना कर पाएँ तो क्या ऐसे में उस अतिथि को ज़बरदस्ती भारत बुलाने का कोई मतलब है? या वो अतिथि अगर भारत में ही आकर रहना ही शुरू कर दे और जाने का नाम न ले तो वो क्या सही रहेगा, जबकि आप खुद अपने घर के लोगों का पेट सही तरीके से भर नहीं पा रहे। जय हिंद दोस्तों। पिछले करीब 2 दिन से ट्विटर के ऊपर लगातार सीएए और एनआरसी के सपोर्ट में लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लोग एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि क्यों सीएए और एनआरसी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों इसका इम्प्लीकेशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं, अपना अपने ओपिनियन रख रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इन सब बातों का एक बार फिर से सतह पर आना सिर्फ एक कारण के कारण हुआ है, और वो कारण है बेंगलोर की जो एक घटना निकल कर सामने आई। बेंगलोर में एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया और उस वीडियो को उसके बाद एक साइट पर डालकर उसको वायरल कर दिया। और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उसको लेकर संज्ञान लेना शुरू किया, क्योंकि उस वीडियो में जो लोग दिख रहे थे उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं। असम ने तो इसको लेकर एक पूरी मैनहंट भी जारी कर दी कि भाई उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर सामने आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन लोगों की पहचान करी गई, और बाद में पता चला कि उन जो भीड़ थी जिन लोगों ने ये काम किया था उसमें 4 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। अब बाद में जो बात उसके निकल कर सामने आई, जो कि बेंगलुरु पुलिस ने साफ तौर पर अपनी बात को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए सबके साथ साझा किया, उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो लोग थे ये बांग्लादेशी थे। तो इन सभी चीज़ों के बाद में एक बार फिर से ये सवाल गरमा गया है कि आखिर बांग्लादेशी लोग भारत में गैरकानूनी रूप से आते कैसे हैं, क्योंकि बंगाल में जब इस बात को लेकर पूरी चर्चा छिड़ी थी तब वहाँ पे कई लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया था कि भाई अगर कोई ज़रूरतमंद है और कोई रिफ्यूजी के तौर पे हमारे यहाँ आना चाहता है तो उसको हमें बिल्कुल बुलाना चाहिए। और सीएए एनआरसी ठीक इसी चीज़ का विरोध करता है। उसका कहना है कि भाई जब हमारे देश में खाने के लिए 2 ही लोगों के लिए रोटी है तो हम 4 लोगों को पालेंगे कैसे। अब इस बात के ऊपर वाद विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसका कोई भी निराकरण निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने एक महिला सहित बलात्कार के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सारे के सारे आरोपी बांग्लादेश के हैं। इस अपराध की फिल्म इंटरनेट पर वायरल होने की वजह से इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत रही। गिरफ्तारी से पहले तक अपराध की जगह और पीड़िता की पहचान को लेकर सभी के कयास लग रहे थे। कई लोगों के अनुमान लगाने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहाँ से है। चूँकि कुछ लोगों ने ये कयास भी लगाया कि पीड़िता शायद उत्तर पूर्व से थी, इसलिए असम पुलिस के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट किए। पर इसमें जो सबसे चिंताजनक बात लगी थी वो थी कि उस बलात्कार को फिल्माना और उसको इंटरनेट पर वायरल कर देना। वैसे तो कई सारे गुणी लोग अपराध के क्लिप के वायरल होने का बचाव ये कहकर भी कर सकते थे कि उसी की वजह से अपराधियों की पहचान हो पाई हो, पर अपराधियों का ये विश्वास कि खुद के द्वारा किए जा रहे अपराध को न केवल फिल्म किया जा सकता है पर उसे औरों को दिखाया भी जा सकता है, वर्तमान सामाजिक सोच और कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है। ऐसा नहीं है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को खुद अपराधियों ने पहली बार फिल्माया हो। चिंताजनक बात यह है कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी किस निडरता के साथ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और बुद्धिजीवी अपने स्तर पर यह तर्क दे सकते हैं कि बलात्कार जैसा अपराध तो भारतीय नागरिक भी करते हैं, पर यह भी सच है कि आधुनिक वैश्विक समाज में किसी देश में अवैध तरीके से रहने वाले बाहरी लोग अधिकतर अपराध करते पाए जाते हैं। कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि किसी देश में अवैध तरीके से रहने की शुरुआत ही अवैध तरीके से घुसने से होती है और ऐसा करना एक अपराध होता है। किसी बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक के इस तर्क की एक सीमा है कि अपराध तो कोई भी कर सकता है, ये स्वीकार्य है। अपराध तो कोई भी किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज और सामाजिक संरचना का ज्ञान भी व्यक्तियों को अपराध करने से रोकता है। किसी समाज से लंबे समय तक जुड़े रहना और उस समाज की समझ ये बात तय करती है कि अपराध जैसे विषय को लेकर उस समाज के किस व्यक्ति की सोच आखिर कैसी है। यदि वो अपराध करेगा तो किस सीमा तक जा सकता है। उसे यदि स्थानीय समाज संरचना और सभ्यता की जानकारी है तो उसे पता रहेगा कि वो क्या क्या नहीं कर सकता है। ये बात भारतीय नागरिकों पर लागू हो सकती है, पर उस व्यक्ति पर कैसे लागू होगी जिसे स्थानीय समाज की समझ ही नहीं। बेंगलुरु में हुए इस दुष्कर्म के अपराध को ही देख लें। पीड़िता को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, क्या वो दुष्कर्म के हर अपराध में होता है? उसके ऊपर इन अपराधियों का ये मानना है कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो कर सकते थे, मतलब उनको किसी बात का डर नहीं था। हमारी सरकारों, समाज और सामाजिक व्यवस्था के लिए अपने आप में ये एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये तथ्य कि गिरफ्तार किए गए सारे आरोपी बांग्लादेशी हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि देश में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशी अब केवल असम और पश्चिम बंगाल की सीमा में नहीं रहते, वे भारत भर में फैले और किसी न किसी रूप में हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक संतुलन तक को बिगाड़ रहे हैं। यदि जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो जो लोग कल तक केवल बंगाल की राजनीति को प्रभावित करते थे, आज बिहार, झारखंड की राजनीति प्रभावित करते हैं
वही लोग कल को उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा परसों तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राजनीति को भी इम्पैक्ट करने लगेंगे। कई राज्यों के तमाम जिलों ने पिछले 4 दशकों में डेमोग्राफी के बदलाव की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, किसी न किसी तरीके से महसूस भी किया है। इसी का परिणाम है कि कुछ राज्यों में राजनीति और राजनीतिक संघर्ष अब केवल सत्ता की लड़ाई के बारे में नहीं रह गया, बल्कि अब ये सभ्यता, संस्कृति और उसकी रक्षा की लड़ाई के बारे में भी हो चुका है। हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि एनआरसी या संबंधित कानूनों पर केवल चर्चा की जाए और वादों तक हम सीमित रह जाएं। हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसे कानूनों पर चर्चा केवल चुनाव के समय हो। राज्य सरकारों में बैठे राजनीतिक दल यदि अड़चन डालते हैं तो उस पर बहस और संबंधित कार्रवाई की जिम्मेदारी उन पर है जो सभ्यता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या जिन्हें ये लगता है कि कुछ राजनीतिक लड़ाइयाँ मात्र सत्ता के बारे में नहीं हैं। इतिहास से सीखने का दावा करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी जिम्मेदारी को केवल समझे नहीं, उन्हें भी समझाएं जिनके लिए वे लड़ना चाहते हैं। केवल अच्छा ध्येय किसी लड़ाई की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त नहीं, ये राजनीतिक दलों या उनकी विचारधारा से अधिक भारतवर्ष के बारे में। अब ये जो पूरा मैंने आपको अभी लेख सुनाया, ये शिव मिश्रा ने लिखा था ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन इसमें जो सच्चाई छिपी थी उस सच्चाई को आप लोगों के सामने लाना इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सीएए और एनआरसी के विरोध में हमने पूरे भारत भर में प्रदर्शन देखे थे, उन सभी प्रदर्शनों से जो बातें निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर एक द्वेष है कि भाई ये चीज़ को अप्लाई हमें करना चाहिए, इस नियम को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब बाहर के लोग आकर हमारे देश में कर देते हैं, तब भी क्या ये बुद्धिजीवी लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते कि आखिर ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कैसे चल रही हैं और क्यों हो पा रही हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे समय में जब हम अपने ही देश के नागरिकों के लिए आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में क्या दूसरे रिफ्यूजी लोगों की हम आपूर्ति सही तरीके से कर पाएंगे? अतिथि देवो भव ये हमारे देश में कहा जाता है, लेकिन अगर हम उस अतिथि का सत्कार ही ना कर पाएँ तो क्या ऐसे में उस अतिथि को ज़बरदस्ती भारत बुलाने का कोई मतलब है? या वो अतिथि अगर भारत में ही आकर रहना ही शुरू कर दे और जाने का नाम न ले तो वो क्या सही रहेगा, जबकि आप खुद अपने घर के लोगों का पेट सही तरीके से भर नहीं पा रहे? इन चीज़ों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पहले भी उठते आए हैं और आगे भी उठते रहेंगे, जब तक कि हम लोग ठोस तरीके से इस चीज़ को लेकर कोई कदम नहीं उठा लेते कि हमारे देश से बाहर के लोगों की घुसपैठ कैसे बंद होगी। क्योंकि अगर ये घुसपैठ बंद नहीं होती है तो जिस तरीके से अभी ये छुटपुट घटनाएं कभी कभी निकल कर सामने आ रही हैं, ये घटनाएं कभी कम नहीं होंगी और ये घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। और जिस तरीके के परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उसमें अधिकतर चीज़ों में हमने ये देखा है, मतलब सिर्फ भारत की आप बात छोड़ दीजिए, हम कई सारे देशों में देखते हैं कि जहाँ पर भी घुसपैठ हुई है या रिफ्यूजीज़ को वहाँ पर शरण दी गई है, वहाँ पर अब क्योंकि उन रिफ्यूजीज़ के पास देखिए काम धंधा नहीं होता, ये बात हमको माननी पड़ेगी। वो दूसरे देश से आए हुए लोग रहते हैं, वो सरकार के ऊपर हर चीज़ के लिए निर्भर रहते हैं, चाहे वो घर हो, खाना हो, सभी चीज़ों के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे में अगर किसी की इच्छाएं पूरी करने की इच्छा हो तो वो उन इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं नहीं। और इसी समय पर फिर अपराध पैदा होता है। तो ऐसे में अगर हम अपराध को नहीं रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ इंस्टीट्यूशन हम ही फेल हो रहे हैं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।